नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबीपीओ लगभग अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप सभी का दिल धक धक हो रहा होगा। होना भी चाहिए। और उसका इलाज भी आपने ढूंढना शुरू कर दिया होगा। आई थिंक किसी ने तो अप्लाई भी कर दिया होगा, और फिर भी अगर उसका इलाज नहीं मिल रहा है तो एक्चुअल में क्या बीमारी हो रही है उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। जैसे दो चीज़ें होती है, एक तो हमें पता होता है कि हमें ये हो रहा है, जैसे मान के चलते हैं कि आपको बुखार हो रहा है। अब बुखार किस वजह से हो रहा है? जैसे बुखार में क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, किस वजह से हो रहा है वो चीज ढूंढना बहुत जरूरी है। वरना आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट सही से मिल नहीं पाएगा, और फिर आप नए नए तरीके, नए नए प्रैक्टिकल करते रहोगे। मान लो आपका टाइफाइड हुआ है और आप मलेरिया की दवाई लेते रहो तो असर नहीं करेगी, और शायद उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन यही चीज का डिस्कशन करेंगे कि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी हमारे नंबर मॉक में क्यों नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे लोग अभी भी 40 से 50 की रेंज में है। क्या ऐसे ही हमारे मार्क्स रहेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं? और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी है कि क्या अब मेंस का पढ़े या ना पढ़े, मेंस में तो हमें फिर समय ही नहीं मिलेगा। सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो मैं लगातार पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सेम ही मिस्टेक्स कर रहे हैं। लाख बताने के बाद लाख। मैंने अपने पिछले दो वीडियो में भी जो स्ट्रेटेजी वाले डाले थे उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, शायद आपने अप्लाई भी नहीं करी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो अपन देखेंगे कि भाई आप कौन से ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, और आप आखिरी के जो बचे हुए 20 दिन है, 20 दिन नहीं, अब मान के चलो 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, और लास्ट के दिनों में तो आपको आराम भी करना होगा क्योंकि 2 से 3 दिन। तो आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, क्या करना चाहिए, मेंस का पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मेन चीज तो है क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो एक एक करके उस चीजों पे डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहले तो एग्जाम डेट आप सभी को पता होगी, 22 नवंबर को आपका आरआरबी पीओ होगा। ये तो सभी को रटा होगा। और 28 दिसंबर को, सॉरी, 6 दिसंबर से आपका क्लर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जिसकी पीओ की तैयारी है उसको तो क्लर्क में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ठीक है। तो अपन खाली बेसिकली पीओ की ही बात करेंगे। अगर आपने पीओ वाली चीजें सीख ली और खाली कोई क्लर्क वाला एग्जाम भी टारगेट कर रहा, तो अगर ये चीजें आपने सीख ली इसका मतलब है आपका क्लर्क का पेपर निकल गया भाई। ठीक है। एग्जाम पैटर्न, 25 मिनट में रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन बनाने हैं, और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाने हैं। एक बात समझो, अब जैसे उन्होंने यहाँ पे देखे रखा है 25 मिनट और 40 क्वेश्चन, आपको क्या लगता है क्यों दिए होंगे यहाँ पर 40 क्वेश्चन 20 मिनट में? आपको क्या लगता है? एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि आपको 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करने को देगा। 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करने का मतलब पता है क्या है? कि आपको एक क्वेश्चन 30 सेकंड में करने हैं। एक क्वेश्चन 30 सेकंड में करने का मतलब समझते हो? अब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ा देगा आपको। नहीं, एसबीआई पीओ का दे दे, आईबीपीएस पीओ का दे दे, ऐसा कोई पैटर्न आपसे पूछ लेगा प्रीलिम्स में। अगर आपको कोई ऐसा बता भी रहा है तो वो मूर्ख है, और आपको भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करना, आप जैसे मान के चलो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा ना जो डुएबल हो। एक्चुअल में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो 20 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को कर पाएगा, तभी तो एग्जामिनर बना पा रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है आप लोगों से, बस खाली मेरा पॉइंट इतना सा है कि अगर एक क्वेश्चन 30 सेकंड में करने को कह रहा है तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा। जैसे मैं पेपर को 3 लेवल में बांटता हूँ। 3 लेवल का मतलब क्या हुआ? एक इजी, दूसरा मॉडरेट, और तीसरा हार्ड। अब हार्ड का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हार्ड का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें उसने कैलकुलेशन भी घुसा दिया और कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा घुसा दिया। ठीक है। इजी जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा वो 60% के आसपास, और जो मॉडरेट है वो 20% के आसपास, और जो डिफिकल्ट है वो 5 से 10% के आसपास ही रहेगा बस। ठीक है। ये वाला पैटर्न। तो अगर मैं ये नया भी करूँ तो 80% पेपर तो मेरे हाथ में है। मतलब कि मैं 32 क्वेश्चन तो आराम से मैथ्स के बना के आ सकता हूँ। 32 क्वेश्चन तो आराम से बना के आ सकता हूँ। और यहाँ पर अपने पास में जो रीजनिंग वाला देके रखा है 40 क्वेश्चन 25 मिनट में, यहाँ तो ज्यादा टाइम मिल रहा है हमें। ज्यादा टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ भी मैं आराम से 32 से
35 क्वेश्चन तो आराम से बना के आ सकता हूँ। मान लो एक पजल मेरी पूरी छूट गई तो मैं 32 से 35 तो यहाँ भी बना सकता हूँ। ठीक है, मान के चलो मैंने 33 बना दिए। कितना बना दिया? 33। तो भी मेरे पास में कितना हो गया? 65। ये बहुत रेयर कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि आपका मतलब बिल्कुल ही ऐसा चल रहा है कि शनि बारी हो गया, राहु की आप पे दृष्टि पड़ गई, केतु ने आपको झगड़ा लिया। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, वो वाली सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। बाकी मैथ्स में तो ऐसा है कि आप 35-36 क्वेश्चन आराम से मान लोगे, रीजनिंग में भी इतना ही मान लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी आपकी अगर वर्तमान में मैं बताऊँ 45 नंबर भी आ रहे हैं मॉक में, तो भी आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, मॉक में जो वास्तविक पेपर होता है उस लेवल से तो कहीं आगे का पूछा होता है। क्योंकि पेपर बनाने वाला पता नहीं कब एग्जाम में बैठा होगा आरआरबीपीओ के लास्ट में, और अगर लास्ट में बैठा भी होगा तो उस समय एग्जामिनर की क्या मानसिकता थी, अभी क्या मानसिकता है, वो जमीन आसमान का अंतर हो गया होगा। एक बात तो है। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ हर साल वेरी करता है, वो डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोटा मोटा है, ये तो सेम वही हो गया। जो मोटा मोटा अगर मैं बात मान के चलूं, जो जनरल का कट ऑफ है वो 52 से 60 के बीच में रहेगा। ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। बाकी 29 भी कट ऑफ जाता है किसी किसी राज्य का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है वो इसी रेंज में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मान के चलो आप 65, इससे ज्यादा तो कभी नहीं रहेगा। जिस प्रकार इस बार वैकेंसीज वगैरह 65 से ज्यादा तो कभी नहीं रहेगा, आप मानते हो। और अपन ने तो वहां पर जो यहाँ पर टारगेट बनाया हुआ है, कितने का बनाया हुआ है बताओ? 65 का ही बना है। ये सबसे हाईएस्ट वाली, अपना सबसे लोएस्ट केस है, लेकिन जो कट ऑफ है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाला केस है 65। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड रहो। ये भी एक बहुत बड़ा विश है मान के चलो, पॉइजन, कि आप उस चीज की बेफालतू टेंशन ले रहे हो। देखो एक चीज तो ये है, आप जिस चीज की टेंशन ले रहे हो सकता है वो आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है तो तुरंत उसको सोल्यूशन निकाल लो और उसको खत्म कर दो। दूसरी चीज, ऐसी चीज की टेंशन ले रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है, जैसे मृत्यु, उसका चले जाना, एग्जाम, रिजल्ट, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? केवल पढ़ना। तो बस खाली वो करो। आप फालतू में ऐसी चीजों की टेंशन क्यों लेते हो जो आपके हाथ में ही नहीं है? वो जो होना है वो तो होके रहेगा, आपकी टेंशन लेने से वो बदल तो जाएगा नहीं। आप बदल सकते हो उसे। अगर रिजल्ट और एग्जाम, देखो पेपर तो जैसा आना है वो नहीं बदल सकते, रिजल्ट बदल सकते हो, परिणाम बदल सकते हो। और वास्तव में हमें केवल परिणाम से ही मतलब है, कैसा पेपर आ रहा है उससे तो मतलब है नहीं। क्योंकि पेपर तो सभी के लिए सेम ही आ रहा है। मान लो कोई सबसे 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, दोनों के लिए बराबर ही पेपर। ऐसा तो है नहीं 2 साल वाले के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, 6 महीने वाले के लिए ज्यादा सरल दे देंगे। या फिर 2 साल वाला ऐसा सोचेगा कि नहीं नहीं मेरे लिए सरल है। भाई 2 साल से वो व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसने कुछ मेहनत करी होगी, अगर नहीं कर रही है तो फिर उसी के लिए भी वैसा ही है जैसे कोई एक दिन पढ़ के चला गया, हाँ चलो देख देख लेते हैं अरिहंत वाली बुक से प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, एक दिन में क्या आता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने कि वो एमसीक्यू रट के चले जाते हैं। अच्छा इनमें से कुछ फंस गया तो लगाएंगे, बाकी तो जय श्री राम, अक्कड़ बक्कड़ मैं वो, ऐसे करके आ जाते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है। एक बात समझो, जैसे जैसे आप चीजों की टेंशन लोगे, आपका माइंड, आपने आपकी माइंड की एनर्जी जो है वहां वेस्ट कर दी, फिर आपको पढ़ाई में बहुत कम मन लगेगा। बार बार ऐसा लगेगा नहीं रील्स स्क्रॉल कर लूं। फिर आपका जो माइंड है वो डोपामाइन ढूंढने की कोशिश करेगा, कहीं कहीं खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ऐसा लगता है कि नहीं किसी से बात हो जाए मेरी, चाय पीने चले जाऊं, या फिर अपनी टेंशन जो है किसी से शेयर कर दूं। लेकिन कोई व्यक्ति होता भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि 2-3 ऐसे दोस्त बना के रखे जिनसे आप फ्री होकर कुछ भी बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अकेला रहना भी जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, और अगर आपने ये युद्ध जीत लिया तो यकीन मानिए आप दुनिया के बादशाह बन सकते हैं। फिलहाल कट ऑफ इस रेंज में रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा मैं मिस्टेक देख रहा हूँ ना आपके मॉक टेस्ट में, वो ये है फोकसिंग ओनली ऑन स्कोर नॉट ऑन एनालिसिस। जैसे मेरे पास में जो मैसेजेस वगैरह आके आते हैं वो ये आते हैं कि सर हमारे 50 नंबर ही रह गए, 50 नंबर ही हो गए, मैं 40 से 50 नंबर के बीच में स्टक हो गया हूँ। मैंने पूछा अच्छा क्यों हो गए, आपको कुछ कारण पता चल रहा है? वो कहते हैं नहीं सर हमें कारण पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा अच्छा आप एनालिसिस कैसे करते हैं? कि कुछ नहीं, जो गलत हुए हैं, जो अनअटेम्प्ट हुए हैं उनको जाते हैं, उनको सोल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करते हो? अगर ऐसा करते तो कमेंट में बताना। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का तरीका बताया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, डिटेल में एक बार देख लेना। आपको यहाँ एनालिसिस करना है टोटल, ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है भाई।
अभी सैटरडे तक, अभी मैं आपको एक टास्क देता हूं, संडे तक, संडे तक डेली 2 मॉक लगाओ, डेली 2 मॉक, प्लस पिछले पिछले 4 मॉक, ये डेली 2 मॉक प्लस ये पिछले 4 मॉक, इनका करो एनालिसिस। क्या करना है? एनालिसिस करना है। और इनकी जो मिस्टेक्स हैं, इनकी जो मिस्टेक्स हैं आपको एक रजिस्टर में लिख लेना। आप पक्का कोई पैटर्न फॉलो यहाँ पर करते देखोगे, और उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके पास लगभग लगभग 12 दिन बचेंगे इसको खत्म करने के लिए, और 12 दिन किसी भी चीज के लिए पर्याप्त रहेंगे। 12 दिन किसी भी चीज के लिए पर्याप्त रहते हैं। और एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना है, ठीक है। यहाँ पर वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है आप लोगों के पास। अभी लोग पता है क्या कर रहे हैं, 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11। अरे यार एग्जाम टाइम है, अब तो कम से कम अपना टाइम मैनेज करके चलो। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। कोई व्यक्ति 2 घंटे कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे मैथ्स ही पढ़े जा रहा है, कोई 10 घंटे खाली रीजनिंग करे जा रहा है, रीजनिंग में खाली पजल करे जा रहा है। मिसलेनियस का क्या, 20 क्वेश्चन पजल के आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन उसके मिसलेनियस के भी आएंगे, वो फ्री के नंबर है। पजल हो सकता है आप कहीं पे स्टक हो जाओ, यहाँ पर आप खाली डीआई करे जा रहे हो। अरे यार उसका भी तो देखो, आप स्पीड मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल कुछ टाइम मैनेजमेंट है नहीं। उसको देखो, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी मतलब कम से कम लास्ट के भी 15 दिन तो ऐसा आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग में भी आपको सभी में, दोनों में आपको 3 3 सेक्शन बांट के चलना है कि किसको कितना समय देना है। और मॉक टेस्ट का समय अभी मैं बताऊंगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप तो कुछ सोच नहीं पाते। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलो भाई, ठीक है। उनको भी कितना समय देना है वो भी डिसाइड कर लो, वरना पता चले कॉल आ गया 3 घंटे बीत गए हैं, 3 घंटे बीत गए। अभी उनकी बातें मीठी लग रही है, जब रिजल्ट आएगा ना तो उनकी बातें भी कड़वी हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? वो तहजीब हाफी का एक शेर है, कैसे उसने मुझसे सब कुछ छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं अक्सर उसके बारे में कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। तो वो शख्स भी बदल जाएगा अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो फोकस ऑन योर स्टडीज, स्टक इन वन क्वेश्चन। अब मॉक की ये भी एक दूसरी गलती है आपकी, कि एक ही क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, कि किसी एक क्वेश्चन में आपने मान लो 40 सेकंड 50 सेकंड ऐसे निकाल दिया, तो फिर आप क्या करते हो, अगर मान लो उसका आंसर नहीं आया तो वापस उसको सोल्व करने लगोगे, यार मैंने 50 सेकंड इसमें बर्बाद कर दिए। 50 सेकंड बर्बाद कर दिए, 1 मिनट और कर दोगे, और फिर 2 मिनट बर्बाद हो गए, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। पहली नजर में देखो, इसका भी मैंने तरीका बताया है कि कैसे 3 राउंड में पेपर को करना है, और ये पेपर आपने 3 राउंड में करना सीख लिया, इसका मतलब है कि आप आधी जंग जीत गए। 3 राउंड में करना इज वेरी बेनिफिशियल तरीका। आप इसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लगा सकते, ना ही मॉक टेस्ट में। इसको पहली दूसरी तीसरी कम से कम 5 से 6 मॉक इस तरीके पे दोगे तो आपको इसके रिजल्ट पता चलेंगे। ये वाले जो मैंने मॉक बताए हैं, ये इसी 3 राउंड जो वाला तरीका है जो मैंने बताया था, उसी पे बेस्ड दो, तभी आपका स्कोर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा है ये तुक्का। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, अच्छा ये वाला, ये बिठा दिए लोग, नहीं आ रहा अनसर्टेन पजल, यार 20 ही होंगे, 20 लगा देते हैं, 20 लगा के आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पर 10% रेट दी है, 11 का मल्टीपल हो सकता है, कैसे होगा पता नहीं, लगा के आगे बढ़ गए। आंसर था नन ऑफ दिस। कोई कितना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के पे भी ध्यान दो। जैसे एनालिसिस करने पर आपके पास में 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जो आपने सही करे, दूसरे आपने रोंग, तीसरे आपने अनअटेम्प्ट करे, और चौथे आपने जो तुक्का लगाया लेकिन सही हो गया, तुक्का लगाया लेकिन वो सही हो गया। तो इसको भी मैं इन तीनों कैटेगरी में मानता हूँ, ठीक है। राइट तो ठीक है, आपने अपने टैलेंट से कर दिए, लेकिन ये जो राइट वाले क्वेश्चन करे कुछ तुक्के से, ये भी वास्तव में हो सकता है गलत हो सकते थे, तो इनका भी एनालिसिस करना है, ठीक है, और तुक्का नहीं मारना है। ये वाली चीज मैं अभी आपको समझा रहा था, ओवर थिंकिंग से बचो, ओवर थिंकिंग से बचो। अभी अपना एक स्क्यूडल बनाओ कि भाई अगर कोई लोग रात में जग रहे तो ठीक है भाई, रात में ही जग के पढ़ो। अचानक अपना स्केड्यूल बगाड़ोगे तो उसमें क्या है कि फिर आप मतलब पढ़ नहीं पाओगे सही से, मजा नहीं आएगा। तो अगर रात में पढ़ रहे हो तो रात में ही, लेकिन एक
प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि इसी टाइम पे खा रहे हैं, एक ही टाइम पे सो रहे हैं, एक ही टाइम पे। और रात में बिल्कुल मोबाइल का यूज नहीं करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया भी बिल्कुल ही बंद कर दो, और इंस्टाग्राम स्पेशली, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते रहते हो ना लड़कियों की, ये बिल्कुल बंद करनी है अपने को, ठीक है। और बात वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है, ये भी एक लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि पागल हो जाओगे वरना। और 10 मिनट का डेली एक मेडिटेशन का शेड्यूल बना लो। 10 मिनट हमें मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन में कुछ मत करो, बस बैठ, आंख बंद करके बैठ जाओ और लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है, तो आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। सुबह सुबह अगर आप 8 बजे उठते तो 8 बजे, 9 बजे उठते तो 9 बजे, 7 बजे तो 7 बजे, बढ़िया बैठ जाओ एक जगह शांति से, और ईयरफोन लगा लो, ऐसा कोई म्यूजिक लगा लो, जैसे भाई कुछ मुरली वगैरह की धुन हो गई, और बहुत सारे पीसफुल म्यूजिक होते हैं, वो लगा लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आखिरी के 20 दिनों में क्या करना है, देखो सबसे पहली बात, मेंस को पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेंस का पढ़ा हुआ कब काम आएगा बताओ, जब आपका प्री निकलेगा। और प्री कब निकलेगा, जब आप प्री पर ध्यान दोगे। आप ध्यान किस पे दे रहे हो, मेंस पे। मेंस तो अगली सीढ़ी है ना भाई, पहले प्री पे तो ध्यान दो। तो पहले हमें प्री का ही करना है। अब प्री में हमारे पास में बच गए क्या, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स में स्पीड मैथ्स को करना है डेली, ये तो मैंने आपसे कहा है पहले भी, डेली सारे टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं। डीआई के कम से कम 7 से 8 सेट डेली करने हैं, और 3 मॉक लगाने हैं। 3 मॉक वाला यही भी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पजल प्लस मिसलेनियस, ठीक है। और मिसलेनियस ऐसे लगाने हैं कि सारे टॉपिक कवर हो जाए, वरना पता चले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रह गया, ब्लड रिलेशन रह गया, जो भी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं सारे रीजनिंग के यहाँ लगाने हैं। अरिथमेटिक को आप मॉक से ही कंप्लीट करो, अरिथमेटिक को भी मॉक से ही कंप्लीट करो। कोई टॉपिक अगर आपका छूट गया है तो आप जो अपनी बैंकर्स अरिथमेटिक सीरीज चल रही है उससे आप कवर कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी बैंकर्स अरिथमेटिक सीरीज के लगभग 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद जो अपने आरआरबी पीओ और क्लर्क के जितने भी आखिरी के 5 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं मेमोरी बेस्ड, उसे मैं वन शॉट में कराने का सोच रहा हूं। अगर आपके पास इससे कुछ बेहतर प्लान हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये बढ़िया लग रहा है तो ये भी अपन कर सकते हैं। अभी आपका परसेंटेज रेशियो बचा हुआ है, इसको अपन कंबाइन करके पढ़ लेंगे हैं, और एक मेंसुरेशन बचा हुआ उसको कर लेंगे, और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं इन्हीं में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है इनमें कर लेंगे। अभी 3 वीडियो अरिथमेटिक के आएंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे अपन कर चुके हैं, ठीक है भाई। और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो अपन इन्हीं में कर लेंगे, उसका बेसिक वगैरह सब मैं इसी में बता दूंगा, वन शॉट वगैरह में बता दूंगा। 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस वगैरह लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइए क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, मैं कमेंट में कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं भाई।